हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स का यूनिट नंबर 3। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया, जहां हमने इस पढ़ा था कि हमने टॉपिक के अंदर क्या पढ़ने वाले और सेंटर फोर्स की डेफिनेशन वहां पे हमने क्लियर की थी। आज उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हम पढ़ेंगे। देखिए टॉपिक वहां चल रहा था मोशन अंडर सेंटर फोर्सेस, जिसके अंदर पहला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले वो है केंद्रीय बलों के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है। ये हमारे पास एक हेडिंग है। देखिए मेन टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस, केंद्रीय बलों के अंतर्गत गति चल रही है। ठीक है, उसमें पहला जो सब हेडिंग है ना वो कौन सी है हमारे पास, केंद्रीय बलों के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है। ये हमारे पास क्या है, इसका पहला टॉपिक चलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें हमें प्रूफ क्या करना है। देखिए हमें प्रूफ करना है कि जो भी पार्टिकल जिसके ऊपर सेंटर फोर्स काम कर रहा है, वो पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है तो वो मोशन केवल एक ही प्लेन में करना चाहिए, मतलब उसका प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर मोशन एक्स वाई प्लेन में कर रहा है तो एक्स वाई प्लेन में ही करना चाहिए। अगर एक्स वाई में एक्स वाई से वाई जेड नहीं होना चाहिए, यानी कि प्लेन हमारे पास फिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखते हैं, अब देखिए इसको समझने के लिए आप समझ लीजिए कि हम जानते हैं कि ए क्रॉस बी, कोई भी दो वेक्टर लेते हैं उनका प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। इसका मतलब ये क्या कहता है, अगर कोई भी दो वेक्टर लिया अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट बनाते हो तो वहां से उनमें एक डायरेक्शन आती है एन कैप, जो कि क्या होती है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है प्लेन के। जैसे हम बात करें, अगर मान ली मैंने लिखा आई और क्रॉस जे लिखा, तो आई क्रॉस जे हम जानते हैं के आएगा, के मतलब अब के आने पर हमें पास क्या होता है, ये नए प्लेन को डिनोट करता है, मतलब नई डायरेक्शन आ गई तो नया प्लेन बनेगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए भैया, ये बोल रहे हैं एक ही प्लेन में चाहिए। अब ये एक प्लेन में कब हो, जब यहाँ पे के ना आए। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि आई और क्रॉस मैंने जे कहा, आई क्रॉस जे का क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से किया जाए कि ये के ना आए। इसका मीनिंग क्या है, हम बोल सकते हैं भैया आई और के को मैंने क्या मतलब कांस्टेंट कर दिया। हम कह रहे हैं, देखिए समझिए कि मैंने आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट किया और अगर मेरे पास वो कांस्टेंट आ गया, इसका मीनिंग क्या है कि आप आई और जे के अलावा तीसरा मिल ही नहीं रहा आपको। तीसरा मिल ही नहीं रहा, मतलब हमारे पास क्या है, एक ही प्लेन है। और यहाँ पे अगर देखिए आई और जे किया तो हमारे पास के मिला, मतलब हमारे पास प्लेन एग्जिस्ट करता है नेक्स्ट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आई और जे ही है तो प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता। सेम यही वाला कंसेप्ट यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये एक ही समतल वाला कंसेप्ट कैसे प्रूव करेंगे। कोई भी दो वेक्टर लेके आएंगे, अगर उन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है तो हम क्या बोल देंगे कि कण की जो गति होती है वो क्या होती है, हमारे पास एक ही समतल में होती है। तो चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि केंद्रीय बल, देखिए सेंटर फोर्स का जो फॉर्मूला हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार उससे फॉर्मूला हमारा क्या किया था, देखिए हमारा फॉर्मूला मेंशन किया था एफ वेक्टर आर इज इक्वल टू हमारे पास होता था एफ आर और साथ में क्या होता था आर कैप। ठीक है, ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर से यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी है। सबसे पहले हमने क्या लिखा भैया, हम जानते हैं केंद्रीय बल इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला, समीकरण नंबर 1। हमें चाहिए इसकी मोशन, तो देखिए अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले समीकरण को दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, इस सदिश आर कैप सॉरी इस तरह से आर वेक्टर से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए हम लिख देंगे समीकरण 1 को समीकरण 1 के दोनों पक्षों में स्थिति सदिश आर वेक्टर से सदिश गुणनफल करने पर, देखिए तो चलिए करते हैं समीकरण में, किससे करना है, इस तरह से आर कैप सॉरी आर वेक्टर से। तो यहाँ लिखेंगे हम आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट किया, सदिश गुणन का मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट एफ आर बराबर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, किससे करना है, देखिए आर वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट किया, किससे क्या करना है भैया, एफ आर और साथ में क्या है हमारे पास आर वेक्टर में, ये चल रहा है यहाँ पे। हमने देखिए क्या किया, समीकरण 1 को क्या किया भैया, स्थिति सदिश आर वेक्टर के साथ क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पे हमारे पास है आर वेक्टर, यहाँ है हमारे पास क्या एफ और यहाँ हमारे पास क्या है आर इज इक्वल टू, देखिए एफ आर क्या है, एक मैग्नीट्यूड वैल्यू तो बाहर आ जाएगी कांस्टेंट के रूप में, यहाँ से हमने ले लिया एफ आर बाहर और यहाँ क्या है हमारे पास आर वेक्टर क्रॉस आर कैप के साथ हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। और उसके बाद देखिए सबसे पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ मैंने मेंशन किया इसकी वैल्यू के लिए। अब हम क्या करेंगे भैया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आर कैप सॉरी आर वेक्टर और आर कैप ध्यान रखिएगा दोनों अलग अलग है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए हमारे पास रहेगा ये आर वेक्टर एज इट इज। अब देखिए आर कैप क्या है, एकांक सदिश है। एकांक सदिश हम जानते हैं, कैसे लिख सकते हैं भैया, एकांक सदिश आर कैप बराबर होता है सदिश बट्टे सदिश का परिमाण।
ये फॉर्मूला होता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर का। तो देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये हमने लिख दिया भैया आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर की मॉड्यूलस वैल्यू। किसकी जगह लिखा हमने, एक आर से। कैसे लिखा, फॉर्मूले की मदद से। साइड में आप मेंशन कर देना बुक के नोटबुक के अंदर, क्योंकि आर कैप इज इक्वल टू होता है भैया आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर। जहाँ तक हमारे पास क्लियर हो। उसके बाद देखिए आप यहाँ से 1 अपॉन ये मॉड्यूलस में आर है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब देखिए हम जानते हैं कि सेम अगर वेक्टर हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो इसका पूरा रिजल्ट ये 0 होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 0 अपॉन में आर का मॉड्यूलस। और चल किसके बराबर है यहाँ पे, ये आर वेक्टर क्रॉस आर कैप के बराबर। और ये पूरा रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 0। यानी हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 आ गई। तो इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 3। अब देखिए ये वाली वैल्यू उठाकर हम यहाँ रखते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए अब ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो देखिए 0 और 0 किसी भी नंबर से या किसी भी संख्या से जो भी हम यहाँ पे लिखा उसके से मल्टीप्लाई कर रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो हमारे पास क्या बचने वाला है, यहाँ पे देखिए आर वेक्टर क्रॉस एफ आर का वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये बचेगा हमारे पास। और इसे हम दे देते हैं हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक वो हमारे पास कंप्लीट। अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट हमारे पास ये आया। अब हम यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। कौन सा वाला कंसेप्ट, देखिए हम जानते हैं क्या कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। तो देखिए न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से मैं यहाँ लिखता हूँ। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम लिख सकते हैं भाई, हमारे पास होता है F इज इक्वल टू ma। या हम इसे एक दो तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू m इंटू d2x बाई dt स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो किस पे डिपेंडेंट है, हमारे पास फंक्शन है r के ऊपर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m d2x की जगह क्या लिख देंगे r अपॉन dt स्क्वायर। और साथ में इसके क्या है, यहाँ पे वेक्टर है, तो यहाँ पे इसकी भी क्या लगा देंगे, वेक्टर। तो मैं लिखूंगा न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से। तो हम क्या लिख सकते हैं भैया, न्यूटन की गति के द्वितीय F बराबर m होता है। तो हम यहाँ पे F की जगह क्या है, बस वेरिएबल है, तो F वेक्टर r इज इक्वल टू हमारे पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ लिख देंगे F वेक्टर r इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, m d2 r वेक्टर बाई dt स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है भैया, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से आया। अब ये वाली वैल्यू उठा के हम क्या रखते हैं, समीकरण नंबर 4 में रखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, r वेक्टर, इसके बाद ये वाली वैल्यू हम यहाँ रखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट m d2 r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू चल रहा है हमारे पास 0। यहाँ तक आया। अब देखिए m कांस्टेंट टर्म है, दोनों तरफ से बाहर आ जाएगी और बाहर आके क्या चले जाएगी, बट्टे में, और यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगी, 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, या हमारे पास बचेगा r क्रॉस d2 r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0। अब देखिए इस क्या इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, r क्रॉस d2 r बाई dt स्क्वायर प्लस में इसके साथ क्या कर रहा हूँ भैया, dr बाई dt से, तो एक बार ऐसे लिख सकता हूँ मैं, dr बाई dt इज इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन को मैंने ऐसा लिखा है। कैसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए dr बाई dt, जैसे यहाँ पे हमने सीखा था r सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया था, वैसे ये भी 0 हो जाएगा। 0 हुआ तो यहाँ पे इसमें प्लस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास ये आएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसको अवकलन रूप में बनाना चाहता हूँ। देखिए जब मैंने ऐसा लिखा तो अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि d बाई dt इज इक्वल टू r क्रॉस dr बाई dt। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी 0 के बराबर आएगा। देखिए ऐसा क्यों लिख सकते हैं, जब आप इसे ओपन करेंगे तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट फंक्शन हमारे पास r इंटू सेकेंड का अवकलन क्या हो जाएगा, d2r बाई dt स्क्वायर आ गया, प्लस का साइन, प्लस सेकेंड फंक्शन हमारे पास है dt इंटू ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्या है, फर्स्ट का अवकलन क्या आ जाएगा, dr बाई dt आ गया। यानी इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको ऐसा लिखा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। उसके बाद देखिए किसी भी फंक्शन का, यहाँ पे कोई फंक्शन ही, इस फंक्शन का आप अवकलन कर रहे हैं और उसका अवकलन क्या आ रहा है, आपके पास 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो इसका मीनिंग होगा, जो ये दे रखा है, ये क्या होगा हमारे पास, r वेक्टर क्रॉस dr बाई dt इज इक्वल टू हमारे पास क्या जाएगा भैया, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। अगर किसी भी फंक्शन का आप जानते हैं कि डेरिवेटिव 0 के बराबर आ रहा है और वो क्या है भैया, डेरिवेटिव यहाँ पे 0 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो अंदर वाली टर्म है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी हमारे पास क्या है, ये वाला कांस्टेंट आ चुका है। अब देखिए जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग समझाया था कि i क्रॉस j का अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है, वहां इसका मीनिंग क्या है भैया,
कि कोई ना कोई हमारे पास नेक्स्ट प्लेन मौजूद होगा, तभी तो के एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि आई और क्रॉस का हमारे पास क्या आ गया भैया, कांस्टेंट आ गया। इसका मीनिंग क्या है, कोई नेक्स्ट प्लेन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एक ही प्लेन है। और यहाँ भी देखिए दो वेक्टर है, आर वेक्टर है और डी आर बाई डी टी ये वेक्टर है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये एक ही प्लेन को है, मतलब पार्टिकल की मोशन कहाँ पे हो रही है भैया, एक ही समतल में हो रही है। यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5, हम लिख देंगे कि उपरोक्त समीकरण या समीकरण 5 से स्पष्ट है कि, बस ये वाले आपको एडिंग एडिटिव लिख देनी है कि केंद्रीय बलों के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति एक ही समतल में होती है। ये हो गया हमारे इसका प्रूफ। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या समझा, उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन दिया गया था, केंद्रीय बलों के अंदर कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है। इसके लिए हमें प्रूफ क्या करना होगा, एक ही समतल में होने का मीनिंग हमें प्रूफ करना होगा कि कोई भी दो वेक्टर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, प्रूफ करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने किया केंद्रीय बलों का जो फॉर्मूला था, देखिए केंद्रीय बल की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या किया था, इसके अंदर केंद्रीय बल का फॉर्मूला लगाया था। केंद्रीय बल का फॉर्मूला लगाने के बाद क्या किया, इस तरह से इस आर वेक्टर से दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट किया। उसके बाद कुछ टर्म आई थी, उन टर्म की हमने वैल्यू कैलकुलेट करी थी। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे उस टर्म की जो हमारे पास टर्म आई थी ये वाली इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 0। इस 0 को हमने यहाँ पे पुट किया। उसके बाद न्यूटन गति के सेकंड नियम से जो केंद्रीय फोर्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करी, जो यहाँ है इसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद हमने सीधा से इसका क्या किया, अवकलन फॉर्म में कांस्टेंट वाला टर्म निकले आए। तो ये था हमारे पास पहला टॉपिक जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, सिद्ध कीजिए केंद्रीय बलों के अंतर्गत प्रत्येक कण की गति सदैव एक ही समतल में होती है। तब आपको ये पूरी डेरिवेशन कंप्लीटली वहां पर करके आनी है। इसके साथ ही आज की वीडियो जो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।